आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यसभा सांसद और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में राज्य में विकास पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तेलंगाना में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस सरकार तेलंगाना के लोगों को धोखा दे रही है। किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, किसानों की जमीन छीनी जा रही है। राज्य के अंदर मोदी जी सरकार ने 10 साल से लगातार विकास के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके किस तरह आज बगैर यहाँ का सरकार के साकार नहीं रहने के बावजूद भी इतने 10 लाख करोड़ राशि दिया गया है और इतने प्रोजेक्ट्स आज एम्स हो या रेलवे वैगन फैक्ट्री हो या हमारे ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो या हमारे नेशनल हाईवे जो डिक्लेयर किया 1,10,000 करोड़ खर्च किया जा रहा तेलंगाना के अंदर। और ट्रिपल आर जो प्रोजेक्ट है, ये ट्रिपल आर प्रोजेक्ट पूरा तेलंगाना का विकास बदलने का प्रोजेक्ट है। लगभग 26,000 करोड़ पूरा मोदी जी सरकार पूरा ये खर्च करने के लिए भी तैयार है। मगर जो ये ट्रिपल आर के माध्यम से 350 किलोमीटर का जो रोड बनने वाला है, वो रोड बनने में जो किसानों को, यहाँ के नागरिकों को किसी तरह तकलीफ नहीं देते हुए उनको आज या लैंड एक्विजिशन के बारे में जितना उनको राशि देना है नहीं देने की वजह से बीआरएस के खिलाफ, बीआरएस के सरकार के खिलाफ उस दिन जो कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस नेताओं ने यहाँ के लोगों के अनुकूल जो आज आप रजिस्ट्रेशन किए, आज आप जीतने के बाद आप प्रियंका गांधी को बुलाकर आश्वासन दिलाया, कांग्रेस पार्टी को जिताओ, वोट डालो, हम आपको इंसाफ करेंगे। मगर आप जीत गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री भी बन गए और आपका सरकार भी आ गया, मगर क्यों आज धोखा दे रहे? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आज कोई एमएलए पता नहीं या एमपी पता नहीं, मंत्री तो इसका बात ही जिक्र नहीं कर रहा। इसलिए जब हमारे पास एक किसान आए, हमारे नागरिक जो भी हमारे पास आए, उनके आज हमारे केंद्र इतना भव्य प्रोजेक्ट जो लाया जा रहा है उसको सफल करने के लिए आज किसानों को इंसाफ करना चाहिए। जो अलाइनमेंट बदलाव के बारे में जो मांगे, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के नाते उस दक्षिण प्रांत में जो 28 किलोमीटर ओआर से लगकर 40 किलोमीटर को जो बदलाव किए, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? ये क्या पाप किया? आपको वोट देने का ही इनका जो पाप है क्या? कांग्रेस को जिताना उनका गलती है क्या? आज मंत्री बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ में है। पर मुख्यमंत्री उस इलाके को आज वो ओआर में से लेकर 40 किलोमीटर ट्रिपल आर को बदलाव करते हैं, मगर यहाँ क्यों नहीं करते? इसी को पूछने के लिए किसानों हमको जब बुलाए, यहाँ इतना रुकावट, कम से कम आज किसानों के मांग को भी हम शामिल न करने के लिए आज पुलिस से दबाव, ये क्या आज संविधान यहाँ पे? सुबह लेकर राहुल गांधी ने संविधान पुस्तक लेकर घूमते देश भर में, और तेलंगाना में कौन सा संविधान चल रहा? ये ट्रिपल आर माने राहुल गांधी, ये रेवंत रेड्डी का ये संविधान चल रहा है या क्या? क्या क्यों हमारा गला दबाया जा रहा है? क्यों हमारे किसानों के मांग को पूरा देश को बताने के लिए क्यों हम दबाव डाले पुलिस के माध्यम से? हम जरूर ये मुद्दे को अगर हो सके तो हम सदन में भी मुद्दा उठाएंगे। रेवंत रेड्डी सरकार किस तरह नाजायज किसानों का आज जमीन छीना जा रहा है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो आप आश्वासन दिए, आज किस तरह पलट 6 गारंटी का तो धोखा दिए, उसी तरह आज इस किसानों को भी ये बोनगिर, चौटुप्पल, स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने सरूर नगर के अलकनंदा अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट पर 4 सदस्यीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद सीआईडी जांच के आदेश दिए। समिति के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार अस्पताल के पास प्रत्यारोपण सेवाओं के लिए अनुमति नहीं थी और सर्जरी अवैध रूप से की गई। समिति ने यह भी कहा है कि इस रैकेट में तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग भी शामिल थे। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु की 2 महिला दाताओं और कर्नाटक की 2 महिला प्राप्तकर्ताओं को अवैध किडनी प्रत्यारोपण के लिए लालच दिया गया था। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया है और उसके मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर मंत्री ने कहा कि विस्तृत जाँच की आवश्यकता है और मामले की जाँच सीआईडी को करने का आदेश दिया गया।
उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों को जानकारी प्रदान की गई है। अस्पतालों की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही मंत्री ने बैठक में बोलते हुए कहा, राज्य में ऐसी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मामले की गहन जांच की जाएगी। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और अन्य के खिलाफ चार मीनार पुलिस द्वारा दायर एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। पुलिस का मामला है कि रामाराव और पार्टी कार्यकर्ताओं ने 30 मई 2024 को चार मीनार और बहादुरपुरा के विधायक प्रतियोगियों द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया था, जिसकी कोई अनुमति नहीं थी और चुनाव संहिता का उल्लंघन किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि रामाराव ने तेलंगाना राज्य के लोगों से चार मीनार और काकतीय कलाथोरनम को हटाने की मांग की। उन्होंने और 5 अन्य कार्यकर्ताओं ने मामले में दायर आरोप पत्र को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आदेश पारित करने वाला समक्ष अधिकारी केवल तभी शिकायत दर्ज करा सकता है जब ऐसे आदेशों का उल्लंघन किया जाता है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध सामने नहीं आया। शिकायत दर्ज करने में प्रक्रियात्मक उल्लंघन और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी सामग्री की कमी पर याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए न्यायाधीश ने नामपल्ली अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकर को पद से हटाए जाने की अफवाहों के बीच कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट किया है कि केरल में नेतृत्व परिवर्तन तत्काल नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार हाईकमान का मानना है कि इस समय सुधाकर को हटाने से राज्य में कांग्रेस पार्टी में व्याप्त राजनीतिक स्थिति और खराब हो सकती है। के सुधाकर ने खुद हाईकमान के समक्ष केपीसीसी अध्यक्ष पद से हटाए जाने की अफवाहों पर असंतोष व्यक्त किया था। हाईकमान ने सुधाकर को आश्वासन दिया है कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। सुधाकर को पद पर बनाए रखने और पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया है। यह बताया गया है कि उनकी जानकारी और विश्वास के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसी बीच खबर है कि पार्टी में चल रहे घटनाक्रम के संबंध में के सुधाकर आज एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। वाईएसआरसीपी नेता वी विजयसाई रेड्डी ने आज निजी कारणों का हवाला देते हुए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। रेड्डी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि राज्यसभा में उनके 6 साल के कार्यकाल में 3.5 साल बचे होने के बावजूद उन्होंने निजी कारणों से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रेड्डी ने धनखड़ से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, मैंने अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए कहा था, मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, मैं किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होऊंगा, मैं किसी अन्य पद, लाभ या धन की आशा में इस्तीफा नहीं दूंगा। यह फैसला पूरी तरह से मेरा निजी है, कोई दबाव नहीं है, किसी ने मुझे प्रभावित नहीं किया है। मैं वाईएसआर परिवार का आभारी हूं, जिन्होंने 4 दशकों और 3 पीढ़ियों तक मुझ पर विश्वास किया और मेरा समर्थन किया। मुझे 2 बार राज्यसभा सदस्य बनने का अवसर देने के लिए जगन गारू और मुझे इतने ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए भरतम्मा गारू का मैं सदैव आभारी हूँ। मैं जगन गारू को शुभकामनाएं देता हूँ। लोकसभा सांसद और टीडीपी के एक नेता ने मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए देश में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश में रह रहे अवैध प्रवासी अब सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बने हैं, बल्कि वे समाज के ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रेड्डी ने यह भी बताया कि कई अवैध प्रवासी बदले हुए नामों से देश में रह रहे हैं और इनमें से कुछ लोग अपराधों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त हैं। ये स्थिति देश की शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। ऐसे में इसे नजरअंदाज करना देश के हित में नहीं हो सकता है। आगे उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि जिसमें उन्होंने सरकार से अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश वापस भेजने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की मांग की। उनका कहना है कि देशवासियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अवैध प्रवासी जो हमारे समाज का हिस्सा बनकर अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को एक ठोस और प्रभावी योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी को पहचान कर जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने आज कहा कि कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी आदि ये सभी सम्मानित सांसद हैं। ये संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य हैं। इन्हें 6 महीने से लगातार कमेटी में बोलने का अवसर मिल रहा है। अगर उनके मन में लोकतंत्र और संविधान के लिए कोई सम्मान और आस्था है तो ये संयुक्त संसदीय समिति भी संविधान द्वारा गठित की गई है। ठीक है, आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो कल विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो कल्याण बनर्जी जी हों, ए राजा हों, ओवैसी जी हों
या सैयद नासिर हों, अब्दुल्ला साहब हों, इन लोगों ने जो कल यार आखिर ये सांसद हैं, सम्मानित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं, इनको लगातार 6 महीने से उस कमेटी में भरपूर बोलने का अवसर मिल रहा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के मीर वाहिद फारूक को हमने बुलाया था, जिस तरह से उस मीटिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अशोभनीय आचरण कर रहे थे, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सामने आकर के झगड़े पे आमादा थे। आखिर इस लोकतंत्र का अगर उनके मन में सम्मान है, संविधान में अगर उनकी आस्था है, तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसी संविधान के पार्लियामेंट के ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा गठित है और उसमें उस संसदीय मर्यादा है। आप इसकी कार्रवाई रोकना क्यों चाहते हैं? फिर लगातार पहले इसको विंटर तक रिपोर्ट देनी थी, अब ये बजट सेशन तक अगर इसकी रिपोर्ट देनी है तो कल उसकी बैठक हो रही थी। और इसके पहले भी जिस तरह से कल्याण बनर्जी जी ने बोतल फेंकने का काम किया, या आए दिन जब भी ये बैठक होती है, सोची समझी रणनीति के तहत वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं होने देना चाहते। आखिर पूरा देश देख रहा है कि 7-7, 8-8 घंटे इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हो रही है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलंगाना, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इन राज्यों में गए, सैकड़ों स्टेक होल्डर से मिले, स्टेट के ऑफिशियल गवर्नमेंट से मिले, वक्फ बोर्ड से मिले, माइनॉरिटी कमीशन से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, हाई कोर्ट के लायर से मिले, फॉर्मर जजेस से मिले। तो इतना कभी डिलिब्रेशन हुआ नहीं था। और 36 बैठकें हमने दिल्ली में किया, 7-7, 8 घंटे। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये जिस तरह से विपक्ष का आचरण है, वो ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। आखिर अगर मैंने कल कोई बैठक की, उसकी नोटिस गई, उस नोटिस में हमारे जो विटनेस के रूप में आए, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना था, लेकिन मीटिंग शुरू नहीं हुई, उसी समय से शोरगुल करना, झगड़े पे आमादा, हल्ला गुल्ला करना, इससे साफ है कि उनको ना भारत की लोकसभा के प्रति आस्था है, न संविधान के प्रति आस्था है। तो साफ कहूँगा, आखिर उनको अगर कोई विरोध है तो जब ये अमेंडमेंट्स पे क्लॉज बाय क्लॉज संशोधन मांगा हमने है, वो संशोधन पुट करेंगे, उस पर सहमति बनेगी, असहमति बनेगी, वोटिंग से फैसला होगा। प्रजातंत्र में आज कोई कानून भी पार्लियामेंट में पास होता है तो बाई वोटिंग होता है, न कि मतलब आप हिंसा और कोई बल के आधार पे आप उसको साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।